कभी सोचा है कि तारीख की सबसे बड़ी जंगों में से एक, पहली जंग अजीम, आखिर शुरू कैसे हुई? आइए इस कहानी की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि इसकी असल वजूहात क्या थीं। 28 जून 1914। ये वो तारीख है जिसे अक्सर जंग का नुक्ताए आगाज कहा जाता है। एक ऐसा दिन जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। हुआ ये कि सरायवो शहर में एक नौजवान तालिब इल्म ने ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत के वली अहद आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी अहलिया को गोली मारकर हलाक कर दिया। बज़ाहिर यही वो चिंगारी थी जिसने आग भड़का दी। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ एक कत्ल, सिर्फ एक वाकया इतनी बड़ी जंग की वजह बन सकता है? एक ऐसी जंग जिसमें 2 करोड़ लोग मारे गए? नहीं, असल कहानी इतनी सीधी नहीं है। हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो देखिए, ये जो कत्ल था ना, ये तो बस एक माचिस की तीली थी। असल कहानी तो इस डायनामाइट के पहाड़ की है, जो इस तीली के जलने का कई दहाइयों से इंतजार कर रहा था। तो आइए इसी डायनामाइट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जंग से पहले का यूरोप आखिर था कैसा। उस वक्त का सियासी माहौल समझना बहुत जरूरी है। उस दौर में यूरोप पर चंद बड़ी सल्तनतों का राज था। ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, रूस, सल्तनत उस्मानिया और बरतानवी सल्तनत। ये सभी ताकतें अपने अपने मफादात और अज़ाइम के लिए एक दूसरे से मुकाबले में लगी हुई थीं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह थी कि फ्रांस और चंद छोटे मुल्कों को छोड़कर तकरीबन सारा यूरोप बादशाहों के मातहत था। मतलब जमहूरियत का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। फैसले बादशाह करते थे, अवाम नहीं। और इस सारे तनाव का मरकज था बल्कान का इलाका, जिसे यूरोप का बारूद खाना भी कहा जाता था। यहाँ जनूबी स्लाव कौम के लोग अपनी अलग शनाख्त और आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, और ये बात बड़ी सल्तनतों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जर्मनी की बागडोर थी कैसर विल्हेम दोम के हाथ में, एक ऐसा बादशाह जो अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना चाहता था। फिर रूस में थे ज़ार निकोलस दोयम, जो अपनी सल्तनत को अंदरूनी और बैरूनी खतरात से बचाने की कोशिश में लगे थे। और तीसरी तरफ बरतानिया, जिस पर किंग जॉर्ज पंजम की हुकूमत थी और जिसकी ताकत का राज थी दुनिया की सबसे बड़ी बहरी फौज। लेकिन सबसे हैरान कुन बात क्या थी? ये तीनों बादशाह, जर्मनी के काइजर, रूस के ज़ार और ब्रिटेनिया के किंग, आपस में फर्स्ट कज़न थे। जी हां, सगे कज़न। तो एक तरह से ये एक खानदानी झगड़ा था, जो देखते ही देखते एक आलमी जंग बन गया। तो खैर, अब आते हैं इस डायनामाइट पर। वो कौन सी 4 बड़ी वजूहात थीं, या यूं कहें कि वो कौन से 4 बड़े फतीले थे जिन्होंने इस जंग की आग भड़काई? चलें एक एक करके उनको देखते हैं। पहला और सबसे अहम फितीला था मिलिट्रीइज्म। इसका सीधा सा मतलब है फौजी ताकत परस्ती। हर बड़ा मुल्क अपनी फौज और हथियारों को बढ़ाने की एक दौड़ में लगा हुआ था, एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़, जिसने पूरे यूरोप को एक फौजी कैंप बना दिया था। और ये आदाद-ओ-शुमार देखिए, 1870 से लेकर 1914 तक, यानी सिर्फ 40 साल में इन बड़ी ताकतों के फौजी अखराजात तकरीबन 4 गुना बढ़ गए। हर कोई जंग की तैयारी कर रहा था, भले ही कोई ये बात मानने को तैयार नहीं था। दूसरा फितीला था इत्तेहादों का एक पेचीदा जाल। उस वक्त पूरा यूरोप 2 बड़े ग्रोहों में बटा हुआ था। एक तरफ था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, और दूसरी तरफ ट्रिपल एंटांट, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और रूस शामिल थे। और इन इत्तेहादों ने एक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर दिया। हुआ ये कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया, तो रूस अपने दोस्त सर्बिया की मदद के लिए आ गया। रूस को देखकर जर्मनी अपने दोस्त ऑस्ट्रिया हंगरी की मदद के लिए मैदान में उतर आया, और फिर जर्मनी के खिलाफ फ्रांस और बरतानिया भी जंग में शामिल हो गए। तो एक छोटा सा मकामी झगड़ा एक आलमी जंग में बदल गया। तीसरा फतीला था इंपीरियलिज्म, यानी साम्राज्यत। इसका मतलब है दूसरे मुल्कों पर कब्जा करके उनके वसाइल लूटना। यूरोप की बड़ी ताकतें अफ्रीका और एशिया में अपनी कॉलोनियां बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ रही थीं, और यही मुकाबला यूरोप के अंदर भी शदीद कशीदगी पैदा कर रहा था। और चौथा और आखिरी फतीला था जारहाना कौम परस्ती। ये एक ऐसी सोच थी जिसमें हर मुल्क ये समझता था कि वो दूसरों से बढ़तर है। बादशाह और हुकूमतें इस सोच को हवा दे रही थीं, ताकि अवाम जंग के लिए तैयार हो जाएं और अपने मुल्क के लिए लड़ने मरने को एक एजाज समझें। तो ये तो थीं बड़ी बड़ी सियासी वजूहात, लेकिन इस जंग का एक आम सिपाही के लिए क्या मतलब था, जो मुहाज पर लड़ रहा था? उसकी हकीकत क्या थी? आइए प्रोपेगेंडे और सच्चाई का मुवाजना करते हैं।
ایک طرف پروپیگنڈا تھا جو جنگ کو ایک عظیم اور شاندار کام کے طور پر دکھا رہا تھا۔ کہا جا رہا تھا کہ یہ بہادروں کا کام ہے، ملک کے لیے قربانی دینا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ لیکن دوسری طرف تھی جنگ کی اصل حقیقت، جو ان سپاہیوں کی شاعری میں نظر آتی ہے جو وہاں لڑ رہے تھے۔ غیر انسانی حالات، زہریلی گیسیں، کٹے ہوئے بازو اور ٹانگیں اور خون کی کھانسی، یہ تھی اصل سچائی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ ہر کوئی اس جنگ کے حق میں نہیں تھا، بہت سی آوازیں اس کے خلاف بھی اٹھ رہی تھیں۔ امریکہ کی سوشلسٹ پارٹی، برطانیہ کی لیبر پارٹی، روس کے بولشوک اور یہاں تک کہ رڈیارڈ کپلنگ جیسے دانشور اور ہنری فورڈ جیسے بڑے سرمایہ دار بھی اس جنگ کی مخالفت کر رہے تھے۔ اور شاید اس کی سب سے بڑی مثال 1914 کی کرسمس ہے، جب میدان جنگ میں برطانوی اور جرمن سپاہیوں نے اچانک لڑائی روک دی۔ وہ اپنی خندقوں سے باہر آئے، ایک دوسرے سے ملے، تحفے دیے، ساتھ مل کے گیت گائے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جنہیں دشمن بنا کر لڑوایا جا رہا تھا، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک سوال پر لا کے چھوڑ دیتا ہے کہ جب سلطنتیں اور بادشاہ جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس جنگ میں اصل میں لڑتے کون ہیں اور اس کی قیمت کون چکاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پہلی جنگ عظیم کی تاریخ آج بھی ہم سب سے پوچھ رہی ہے۔